आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए प्लीज। ओके। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन वेरी सून। आज का जो हमारा सेशन होगा वो फ्रूट्स एंड डायबिटीज, उस पर हम स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स है दे आर ज्वाइनिंग कंटिन्यूसली। तो विद इन फ्यू मिनट्स वी आर जस्ट स्टार्टिंग अवर सेशन। मैं आप सभी का इस सेशन में आप सभी को वेलकम करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आप सभी को बधाई भी देता हूं कि आप ऐसे जो इतने जागरूक होकर ऐसे जो चर्चाएं हो रही है, ऐसे जो सेशंस होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो वी स्टार्ट अवर सेशन। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रूट्स एंड डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि लगता बहुत लगता है कि ब्लड शुगर बढ़ गई है। डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह, ऐसा लगता है कि ब्लड शुगर बढ़ गई है, लेकिन ब्लड शुगर बढ़ने के पीछे जो कारण होते हैं वो और भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। और ब्लड शुगर का बढ़ना अपने आप में, अगर बढ़ी हुई ब्लड शुगर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज मुख्य रूप से दो टाइप की है। टाइप 1 डायबिटीज जिसे कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, किड्स में, बच्चों में, किड्स में देखने को मिलती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है वो अब युवाओं में भी बढ़ रही, और बाकी जो मोर देन 50 पहले जो हो रही थी वो 50-60 के बाद होती थी, लेकिन अब इसका इंसिडेंस युवाओं में भी बढ़ता चला जा रहा। और उसका बहुत सारे लोग आज भी जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके बारे में इतना मिथ है कि टाइप 2 डायबिटीज का कारण इंसुलिन की कमी है। ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में यही एक मिथ है कि टाइप 2 डायबिटीज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। लेकिन फ्रेंड्स, जो टाइप 2 डायबिटीज का जो मेन रीजन है वो इंसुलिन की कमी नहीं है। इंसुलिन की कमी तो 5 से 10% लोगों में होती है। बाकी के जो पेशेंट्स हैं उसमें इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वही मुख्य कारण होता है। और इंसुलिन प्रतिरोध को जब तक हम नहीं समझ पाते, जब तक हम उसके कारणों पर नहीं जा पाते, तब तक डायबिटीज 2 टाइप 2 डायबिटीज का निदान अधूरा ही रहता है। उसका जो मैनेजमेंट होता है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है, जो उसका प्रबंधन होता है, वो अधूरा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको जानना भी आवश्यक होता है। कई वर्ष निकल जाते हैं, व्यक्ति को डायबिटीज होती है, कई वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन प्रतिरोध है। ना उसके टेस्ट हो पाते हैं। पूरा 5-10 साल होने के बाद में भी उसे अपना इंसुलिन लेवल नहीं पता होता कि सीरम इंसुलिन लेवल क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, ये जानने की कोशिश नहीं की जाती है। और फिर ऐसी दवाइयां लेना पड़ती हैं जिसमें और इंसुलिन निकलता है, पेनक्रियास और इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन निकालता है, और इंसुलिन पहले ही पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद ऐसी दवाइयां जो और इंसुलिन को बढ़ाती हैं, उससे इंसुलिन प्रतिरोध और बढ़ता चला जाता है।
और कुछ दिनों बाद में ये प्रक्रिया जब लंबी चलती रहती है कई सालों तक, तो इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है पेनक्रियास से, थक जाता है पेनक्रियास, इतना उसके ऊपर दबाव बढ़ा दिया जाता है क्योंकि भोजन में परिवर्तन नहीं किया जाता, जीवन शैली में परिवर्तन नहीं किया जाता। व्यक्ति दवाइयों के पूरा दवाइयों पर निर्भर करता है, वह खाना खाता है आराम से बिना जागरूक हुए और खाते चला जाता है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गोली ले लेता है, टेबलेट ले लेता है और इंसुलिन पर दबाव बढ़ता चला जाता है, पेनक्रियास पर दबाव बढ़ता चला जाता है, पेनक्रियास थकने लगता है कुछ वर्षों में और फिर वही स्थिति होने लगती कि अब आपको इंसुलिन लगेगा, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस की ओर चलता है व्यक्ति, कहीं आंखों में, कहीं पैरों में, कहीं किडनी में, कहीं हार्ट, कहीं ब्रेन। और उसके अलावा इंसुलिन की जो अधिक मात्रा है वो अलग समस्याओं को जन्म देती है। इंसुलिन अधिक मात्रा में, हाइपर इंसुलिनीमिया अगर है तो उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो अगर मैनेजमेंट में, डायबिटीज के मैनेजमेंट में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी साथ में कम किया जाए, ब्लड शुगर तो कम करना ही है, लेकिन ब्लड शुगर कम करते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते 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 हम ऐसी अवस्था में आ जाएं कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा भोजन है, हमारी डाइट है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारा जो मानसिक तनाव है उसका प्रबंधन हो जाए, हम उस पर भी काम करें। फिर उसके बाद में भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवाइयां ले लें, उसके बाद में भी नहीं होता है तो इंसुलिन ले लें। लेकिन अगर सीधे ही हम दवाइयों पर आते हैं और हमें भोजन के प्रति जागरूकता ही नहीं होती, हमारी जो भोजन, जो हम डाइट लेते हैं उसके ग्लाइसीमिक इंडेक्स के बारे में जानकारी नहीं होती, ग्लाइसीमिक लोड के बारे में जानकारी नहीं होती, हमें कौन से भोज्य पदार्थों को खाना है, किसको अवॉइड करना है, किसको कितना खाना है, इसके बारे में जागरूकता नहीं होती है, पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो फिर चलता रहता है और कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। जीवन में कष्ट आने लगता है, दुख आता है और वो दुख जो होता है वो शारीरिक दुख भी होता है, मानसिक दुख भी होता है। तो क्यों ना हम अपनी जो इन सब चीजों पर काम करें, हम अपने डाइट में परिवर्तन लेकर आए, अपनी एक्सरसाइज में को हम अपने जीवन का भाग बना लें, हम अपने व्यायाम करें रोज, और कौन से व्यायाम करना है, कैसे करना है वो भी हम सीख लें, और उसके साथ में माइंड को भी मैनेज किया जाए, माइंड मैनेजमेंट किया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, ब्लड ग्लूकोज का, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा जाए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, तो निश्चित रूप से ब्लड शुगर का प्रबंधन, ब्लड डायबिटीज का मैनेजमेंट बेहतर ढंग से हो सकता है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि रोज हमको फ्रूट्स खाना है, हम फल खाना चाहते हैं, तो फल खाएं या नहीं खाएं, इसके बारे में कई मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज में शुगर बढ़ जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आराम से ब्लड शुगर, आप तो फल खाइए, आराम से खाइए, कुछ नहीं होता है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। दो अलग अलग विचार हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। कुछ लोगों ने तो वो सिद्ध करने की कोशिश की कि आप फल खाओ, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, टेस्ट कर लो, ऐसा भी हुआ। तो वास्तविकता क्या है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, इस पे मंथन करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और उसी पे हम चिंतन करते हैं। तो एक चिंतन है कि फ्रूट्स खाना ही नहीं चाहिए, और
फ्रूट से तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाती है, एक चिंतन यह है। दूसरा चिंतन यह है कि फ्रूट्स खाने में कोई बुराई नहीं है, जितना चाहे खा सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी कहा गया कि बहुत सारे आप केले खाइए, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और कई बार तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इससे डायबिटीज, ब्लड शुगर कम हो जाती है। तो वास्तविकता क्या है और क्या करें हम? कितने कितने फल खाएं, खाएं कि नहीं खाएं? तो मेरा ये सुझाव है कि हमें डोंट स्टॉप फूड ऑल टुगेदर। फ्रूट्स को खाना बंद नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रूट्स खाना है या नहीं खाना है। फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाना है तो अभी मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि फ्रूट्स खाना बंद नहीं करना है, आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। अब कितना खाना है, कब खाना है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। जो फ्रूट्स है वो हमारी डेली जो डाइट है उसके प्लानिंग में आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स को खाते वक्त ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, टोटल डाइट जो प्लान बनाते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, एड ऑन कर देते हैं उसको। हम उसको काउंट नहीं करते हैं। हमने देख लिया कि चलो हमने कितनी रोटी खा ली है, हमने इतनी सब्जी खा ली है, या हमने मीठा नहीं खाया, हमने चावल नहीं खाए, लेकिन जो फ्रूट्स खाए उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ये तो ठीक है, उसको उसको ऐड ऑन करते हैं। वो ऐड ऑन करना नहीं है, उसको भी आपको ग्लाइसीमिक लोड जो आपका दिन भर का है, पहले तो आप उसको टोटल उस प्लान में कैलकुलेट करें, उसको ऐड करें। जब भी आप प्लानिंग बनाते हैं, आपका डेली डाइट प्लान हो, उसको बना लें और उसके साथ उसमें उसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए, आपके फ्रूट्स का भी, कि मैं इतने फ्रूट खा रहा हूँ, इसका ग्लाइसीमिक लोड इतना होगा, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इतना है, तो इससे मेरी शुगर इतनी बढ़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, आप इसके प्रति भी जागरूकता हो, आपको जानकारी होना चाहिए कि शुगर इससे भी बढ़ने वाली है, ब्लड शुगर पे इसका भी प्रभाव होगा। तो कितना होगा और कौन से फ्रूट का कितना होगा, वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक। जब भी आप अपने जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसके अंदर आप उसको भी इंक्लूड कर लें कि ये चीजें मुझे खाना है, जामुन खाना है तो इसका भी इतना होगा। ये मैंने, अगर मैं एप्पल खा रहा हूँ या मैं ये खा रहा हूँ, तो मेरे मेरे पास में इतने सारे जो फ्रूट्स हैं, इसको इंक्लूड करते हुए मैं अपना डाइट प्लान को इंक्लूड बनाऊं, उसको प्लान करूं। ये मुझे पता होना चाहिए, इसकी जागरूकता होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि एड ऑन नहीं करें आप उसको, उसको प्लानिंग में लें, साथ में उसको भी कैलकुलेट करें। अब जो जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं उसका होता क्या है, क्या कुछ अलग है ये फ्रूट्स खाना, या जैसे हम दूसरे भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वैसे ही उसका अंदर जाके हमारे ब्लड में उसका होता क्या है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर ये हम जानते नहीं है तो शायद हमको लगता है फ्रूट्स खाना बहुत अच्छी बात है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए फ्रूट्स खाना, कितना खाना है, ये जानना महत्वपूर्ण है। और साथ में ये जानना भी जरूरी है कि वो जो खा रहे हैं, एप्पल खाया है या आपने एक बनाना लिया है, तो उसका होता क्या है, कहाँ जाता है वो, किस तरीके से वो शरीर में जाके अब उसका किस किन भागों में टूटता है वो। तो हम सब जानते हैं कि हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, जो भी डाइट में हम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तीन टाइप के हैं। एक में कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है और फैट है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी में तो शुगर है, इसी में तो यही तो कंसर्न है। और ये जो शुगर है, जो ब्लड में जो शुगर, जो हमारी मोनोसेकेराइड्स हैं, जो शुगर्स हैं, तीन मेन शुगर्स तीन हैं। एक होती है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट में होती है, और गैलेक्टोज होता है वो दूध में होता है, मिल्क में होता है। ये तीन तरह की शुगर से हमारा सामना होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो हमें मिल जाता है, जो भी हम ये जो ग्रेन्स ले रहे हैं, जितने भी ग्रेन वाले आइटम हैं, मैदे के हों या आटे के हों या चावल हो, इन सब से जो हमें शुगर मिलती है वो होती है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के रूप में हमको मिलती है। जो दूसरी शुगर होती है वो होती है गैलेक्टोज, वो होती है दूध में, वो गैलेक्टोज है, वो हमें मिल्क में मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क में भी शुगर है।
और ये भी ब्लड शुगर को बढ़ाती है। इसलिए दूध पीने वाले, कई लोग सोचते हैं हम तो फीका दूध पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें भी शुगर होती है। और तीसरी है फ्रक्टोज, जो कि फ्रक्टोज नाम की जो शुगर है, मोनोसेकेराइड है, वो फ्रूट्स में होता है। अब ये फ्रक्टोज जो है, यहाँ पर थोड़ा जानना जरूरी है कि फ्रक्टोज क्या कैसे जाता है। जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं, इसको समझ लीजिएगा, आज आपके लिए यह जागरूकता बढ़ा देगा फ्रूट्स के प्रति। जब भी आप फ्रूट खाएंगे तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी और आपको समझ आएगा कि कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है। दोस्तों, जब नॉलेज बढ़ता है तब जागरूकता भी बढ़ती है। फिर आप जागरूक होके कोई भी फ्रूट्स को, कोई भी मिठाई को, कोई भी खाने की वस्तु को उठाएंगे, उसको, उसके प्रति आपका आपका एक नियंत्रण होगा उसके ऊपर। अगर इस बात की जानकारी हो कि इसको खाने से कितनी ब्लड शुगर बढ़ने वाली है, इस बात के प्रति जागरूकता हो, इसके प्रति ज्ञान हो, तो यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज है, ये जब पेट में जाता है, हम जब खाते हैं, स्टमक में जाता है, तब इसका होता क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का काम है इसका, इसको समझ लीजिएगा। ये अलग ढंग से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका अलग ढंग से पूरी प्रक्रियाएं चलती है। तो जब भी हमने खाया इसको, तो ये पेट में गया, इसका पाचन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में ये फ्रक्टोज जो है, ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये फ्रक्टोज जो है, ये सीधा लीवर में चले जाता है। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको लीवर में भेजने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है इसको, ये सीधा लीवर में चला जाता है। लीवर में ब्लड, मतलब वहां गया ब्लड में, ब्लड में से ये सीधा लीवर में चला जाता है। आपने खाया फ्रक्टोज, फल खाया, फल में फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज गया ब्लड में, ब्लड से गया लीवर में, लीवर में बिना इंसुलिन के ही ये प्रवेश कर गया। बाकी ग्लूकोज को इंसुलिन की आवश्यकता है, इसको इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है, ये वैसे ही चला जाता है। तो इसको इंसुलिन चाहिए ही नहीं है, ये इसके लिए द्वार खुले हुए हैं। तो ये लीवर में चला गया। अब लीवर में गया तो फ्रक्टोज के रूप में ही गया, ये वहां पे ये चार चीजों में बदलता है। फ्रक्टोज चार चीजों में बदल जाता है, ये इसका अलग खेल है। ये कुछ भाग इसका 50% भाग तो ग्लूकोज में बदलता है, कुछ भाग इसका ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जो ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है। फिर कुछ भाग लेक्टेट में बदल जाता है, और कुछ भाग, आप सोचिए कि फ्रूट जो खा रहे हैं वो ट्राइग्लिसराइड में बदलता है, वो लिपिड्स में भी बदल जाता है, मतलब उसमें भी कन्वर्ट होता है। तो एक फल आपने खाया, उसका कुछ 50% भाग तो ग्लूकोज में बदल गया लीवर में जाके, कुछ भाग ग्लाइकोजन में बदल गया, कुछ भाग लेक्टेट में बदल गया, कुछ लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड। अब चार भागों में बदल गया, चार भागों में अलग अलग विभाजित हो गया। अब आपने क्या किया कि आपको तो लग रहा है कि फल खाया मैंने, लेकिन उससे लिपिड्स भी बढ़ रहे हैं, उससे शुगर भी बढ़ रही है, और उससे ग्लाइकोजन का स्टोर भी बन रहा है। अगर आपने उसको पूरे ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से कैलकुलेट करके नहीं खाया है, आपने सोचा चलो फल खा लेते हैं, खाना खाया, थोड़ा सा फल भी खा लो। अब कई बार व्यक्ति सोचता है कि अरे ये तो हल्का फुल्का है, दो तीन खा लिया आपने, उसका प्रभाव आपकी ब्लड शुगर पर होता है। कैसे होता है, और अभी हम समझते हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि जो खाया आपने, वो फल के अंदर शुगर, ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज गया, वो फल गया पेट में, पेट में जाने के बाद में फ्रक्टोज रिलीज हुआ, फ्रक्टोज जाएगा आपकी ब्लड में, ब्लड से सीधे लीवर में, लीवर में उसको लीवर में जाने के लिए, कोशिकाओं में जाने के लिए उसको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा चला जाता है। वहां पर वो चार अलग अलग भागों में बदल जाता है। वो कुछ भाग 50% ग्लूकोज में, कुछ भाग ग्लाइकोजन में, कुछ भाग लेक्टेट में, कुछ भाग ट्राइग्लिसराइड में, थोड़ा सा ही भाग ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। तो यहाँ पर ये चीज चार चीजों में बदला, इसकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो लाइपोजेनेसिस भी हो गया, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गया, फ्रूट खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, ग्लाइकोजन बढ़ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, लिपिड्स बढ़ गए, और उसके साथ में मोटापा बढ़ेगा अगर आपने
अगर लिपिड्स बढ़ रहे हैं तो मोटापा बढ़ेगा। और ग्लूको ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो देने वाली है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप फ्रूट्स को खाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स, खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है और बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा रहा है तो फिर दिक्कत बढ़ने वाली है। इस बात की भी जागरूकता हो जाए कि हमेशा बहुत ज्यादा फल खाना डायबिटीज में ठीक नहीं होता। ये चार चीजें हैं, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लाइकोजन बढ़ेगा, लैक्टेट बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप फ्रूट्स खाते हैं और ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उसमें ब्लड शुगर बढ़ी हुई नहीं आती है, ब्लड शुगर आपकी नॉर्मल होती है। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर कि अगर इतना इतना सारा बहुत सारी आपने फ्रूट्स खा लिए उसके बावजूद भी अगर शुगर नहीं आती है तो क्या रीजन हो सकता है? कोई बता सकता है? कोई भी चैट बॉक्स में कोई मेंशन कर सकता है इस बात के लिए? एनीबॉडी हु इज हु कैन शेयर दिस? यस, कोई कोई भी बता सकता है, चैट चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है या कोई आंसर दे सकता है इसका कि फ्रूट खाने के बाद ब्लड में शुगर ज्यादा नहीं आती है, कई बार नहीं आती है, इसका रीजन क्या है? चैट बॉक्स में आंसर शेयर कर सकते हैं आप अपना, जल्दी से आंसर शेयर करें। यस, वी आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर अवेयर ऑफ योर। यस, एनीबॉडी, कोई आंसर? यस, it is directly going to the liver because it goes in liver. Any other answer? Any other answer? Yes, come on, my dear friends, come on, answer answer करें। Yes, please mention in the chat box क्या आंसर है आपका? यस, कोई और जवाब? चलिए मैं बताता हूं, माल्टोस। ओके, एनी अदर आंसर? यस, ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम गिविंग द आंसर। तो दोस्तों, मैंने आपसे बात की थी कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता है और व्यक्ति को लगता है कि ग्लूकोज तो नॉर्मल आ रही है, मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत बात समझने की है कि जो हम फ्रूट्स लेते हैं उसमें होती है शुगर, फ्रक्टोज। और जो लेबोरेटरी में या जो हम जो टेस्ट ग्लूकोमीटर से जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ ग्लूकोज को ही मेजर करता है। वो इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट या लेबोरेटरी की जो मेथड्स होती हैं जो ब्लड शुगर में एस्टिमेशन के लिए, वो सिर्फ जीओडी पीओडी नाम का एक टेस्ट होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पर ऑक्सीडेज टेस्ट। वो टेस्ट जो है सिर्फ ग्लूकोज को मेजर करता है। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो उस रिएजेंट से रिएक्ट करके और एक कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज। तो ये इसकी इंटेंसिटी जो है, ग्लूकोज अगर होगा, बढ़ेगा ब्लड में तो ही वो मेजर हो पाएगा। फ्रक्टोज, यू कैन नॉट एस्टिमेट फ्रक्टोज लेवल विद दिस मेथड, विद दिस लेबोरेटरी मेथड, जीओ ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। और यही सब लेबोरेटरी में मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज आर यूजिंग दिस मेथड। इवन जो ग्लूकोमीटर है उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल काम करता है। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं फ्रूट्स खाने के बाद में हमारी ब्लड शुगर, तो कई बार वो
जितनी बढ़ना चाहिए उतनी आती नहीं है। हमको लगता है कि शुगर नॉर्मल आ रही है तो फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन हम मेजर कर नहीं पाते उसको। वो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज चला जाता है लीवर में, फिर बाद में वो कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में 50% ही ग्लूकोज में आता है, बाकी सब फैट और उधर बदल जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान करना होता है कि जो लेबोरेटरी मेथड से इट ओनली मेजर्स ग्लूकोज एंड नॉट द फ्रक्टोज। इसलिए कई लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए, बहुत सारे केले खाए। कुछ लोग मेरे पास में एक पहले कुछ दिनों पहले एक महाशय जी आए थे। उनका ये कहना था कि सर हम 4-5 केले इकट्ठे खा लेते हैं और उसके बाद में हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो हमारी तो नॉर्मल आती है, तो केले खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। और केला खाना अच्छी बात है, डायबिटीज में आप केले खा सकते हो क्योंकि शुगर बढ़ नहीं रही है, हमने टेस्ट करके देखा है लेबोरेटरी में। तो अब ये एक्चुअली कई बार जागरूकता नहीं हो पाती है कि जो वो ग्लूकोमीटर से टेस्ट कर रहे हैं या जो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवा रहे हैं वो फ्रक्टोज टेस्ट नहीं कर पा रहा है और आप जो खा रहे हैं वो फ्रक्टोज है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो लेबोरेटरी में टेस्ट करवा रहे हैं उसमें वो नहीं आ पाएगा, इसलिए कंफ्यूजन होता है उसमें। इस बात की जागरूकता रहे, यही मैं बताना चाहता था आपको। अब हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं और कितने खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ी सी ये जागरूकता हो जाए कि कौन सा फ्रूट्स खाना है कौन से नहीं खाना, या किसको कितना खा सकते हैं, ये मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इस चक्कर, उनको मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा फ्रूट खा लें कितना खाएं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज के प्रति जागरूकता हो जाए कि जो कुछ फ्रूट्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पहले, वो फ्रूट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अभी जो शुरू से बता रहा हूँ वो फ्रूट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, उनको देखते हैं। तो एप्पल जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 है, 36। अब कितना खाना है ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, कौन से फ्रूट का कितना है। तो एप्पल का 36 है। अगर जामफल है, इसको भी हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ही गिनते हैं। तो जामफल और एप्पल ये दोनों फ्रूट्स जो हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इनको हम खा सकते हैं। लेकिन कितना खाना है वो भी महत्वपूर्ण है, और कब खाना है ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जामफल जो है, ये गुआवा, इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 31 है, एप्पल का 36 है। आप कंपैरिजन करते जाइएगा, देखिए ये इसका 31। ये जो आलू बुखारा है इसका और कम है, 24 ही है इसका प्लम। तो 24 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है ये, और आपको मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है ये आलू बुखारा। उसके बाद जामुन। आप देखिए जामुन को हम समझते हैं कि जामुन खाना डायबिटीज में बहुत अच्छा है, तो ठीक है अच्छा है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे ज्यादा है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, एप्पल से भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, देखिए जामफल से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कई लोगों को लगता है कि जामुन, आप बहुत सारे जामुन खा लो, तो लेकिन आपको वहां भी देखना पड़ेगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काउंट करता है। ऐसा नहीं है कि ढेर सारे जामुन खा लो आप फिर बोलो शुगर हमारी कंट्रोल हो जाएगी। दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, कंबाइंड करके बात करनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेगा। फिर ऑरेंज है, 43 है उसका, ऑरेंज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 43। और फिर चेरी है, इसका 32 है। तो ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है। उसके बाद में हम और अगर देखते हैं तो हमारे पास में जो नाशपाती है उसका 37 है, 37। तो ये जो सब फल जो दिखाए मैंने आपको अभी,
ये सब लो ग्लाइसीमिक। स्ट्रॉबेरी का 44 है, ये भी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स में जा रहा है, स्ट्रॉबेरी भी। कीवी का 47 है, तो ये भी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फल हैं। एप्रिकॉट का 41 है, तो ये भी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले हैं। ग्रेप्स जो है अगर आप देखेंगे तो जो दोनों में डिफरेंस है, एक का 45 है, एक का 53 है। तो ये यहाँ थोड़ा सा संभल के खाना पड़ता है। तो ये जो आपको, ये फल जो मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि ये जो फल अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन फलों को, ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फल हैं, इनको आप खा सकते हैं, लेकिन मात्रा कितनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एप्पल, सबसे पहले एप्पल हो गया, जामफल हो गया, आलू बुखारा हो गया, फिर जामुन हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर चेरी हो गया, फिर आपका नाशपाती हो गया, फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, और कीवी, और ये उसके बाद में एप्रिकॉट। ये जो फल है, ये फल लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फल हैं, इनको हम खा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कितना, वो हम बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि दूसरे फलों के कंपैरिजन में और इनके उनका क्या है ग्लाइसीमिक, इनके इसके साथ जो दूसरे फल हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, उनको भी देखते हैं हम। तो बनाना का 51 है। अब जो बनाना है वो और बहुत पका हुआ है तो उसका 51 है, पका हुआ केला। और अगर थोड़ा सा कच्चा है तो उसका 42 है। तो यहाँ पर केले खाने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, कि अगर बहुत पका हुआ और इलायची केला है तो उसका और कम है। वहां पर आप इलायची केला, छोटा वाला जो केरल का केला आता है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और कम होता है। तो यहाँ पर अगर केले में भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस है, पका हुआ केला है तो 51 है, तो काफी ज्यादा हो जाता है, और अगर कच्चा है तो 42 है। तो आप कौन सा केला खा रहे हैं? बहुत मिठास है जिसमें, जिस भी फल में बहुत मिठास है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सोचने की बात नहीं है। हमको मीठा फल ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मीठा फल हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फल बहुत मीठा है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है, थोड़ा सा कम मीठा है, कम पका हुआ है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा। तो फलों को खाने के पहले ये देख लें कि उस कितना मिठास है उसमें, वो भी ज्यादा जरूरी है जानना। पपीते का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 60 है। अब लोग डायबिटीज में बहुत सारे लोग बोलते हैं डायबिटीज में पपीता खा सकते हैं, शुगर नहीं बढ़ती है। अगर मीठा पपीता है, पका हुआ है, तो 60 से ज्यादा भी हो सकता है, 60 है ही। अगर कम पका हुआ है, थोड़ा सा कच्चेपन पे है, तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो सकता है। तो इसलिए पपीता कुछ लोग डायबिटीज में आराम से खा रहे हैं, वो फिर बोलते हैं कि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो आपको ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड, ये भोजन का जो पूरा डाइट प्लान है आपका, उसके साथ में इसको इंक्लूड करके बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये पपाई आपकी शुगर बढ़ाएगा। अगर मीठा है, पका हुआ है, एकदम बहुत ही मीठा पपीता जो खाने में जो बहुत आनंद देता है, उसकी बात कर रहा हूँ। खरबूजा, ये खरबूजे का भी जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 42 के आसपास है। मैंगो, मैंगो का 51 है, 51, 51 के आसपास, 51। तो कितना खाना है वो भी हम बात करेंगे अभी। वाटरमेलन का 72 है। अब जो लोग तरबूज खा रहे हैं, तरबूज का 72 है, लेकिन कितना खाना है उस पर डिसाइड, आप खा सकते हैं इसको, लेकिन कितना खाना है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम नहीं समझना है आपको, 72 है इसका। मस्क मेलन का 65 है, 65। ये जो खरबूजा है इसका 65 है, 65। तो ये अलग अलग ग्लाइसीमिक इंडेक्स मैंने आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग, देखिए अब फलों में कितना अलग अलग डिफरेंस है। अभी तरबूज और खरबूज, खरबूजा और तरबूज है, ये जो है, अभी हम तरबूज खाते वक्त या खरबूज खाते वक्त हमें पता नहीं है कि इससे कितनी ब्लड शुगर बढ़ने वाली है, लेकिन ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले
फल हैं, इनको खाने से ब्लड शुगर बढ़ने वाली है, इसलिए जागरूक होके खाएं। पूरा आधा अगर आपने खा लिया या बहुत सारा तरबूज खा लिया तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी आपकी, काफी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी है। इसलिए इसको आपको डेली जो डाइट प्लान है उसमें आपको रखना ही पड़ेगा। हम इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, ये तो बोनस में है, आने दो, फल को आने दो, बाकी भोजन तो कर ही लिया आप, थोड़ा सा फल भी खा लेते हैं, क्योंकि फल खाना अच्छी बात है, फल खाना अच्छी बात है निश्चित रूप से। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, टोटल आपका जो ग्लाइसेमिक लोड आपने प्लान किया है, आपकी डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, तो आपको लो ग्लाइसेमिक लोड पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप लो ग्लाइसेमिक लोड पे नहीं जाते हैं तो पेंक्रियास को आप थकाओगे, अपने पेंक्रियास के ऊपर अत्याचार कर रहे हो आप, और इंसुलिन निकलते 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 निकालते निकालते पेंक्रियास थक जाएगा, फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस। तो अभी टाइम है, जो लोग अभी दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज के लिए दवाइयां ले रहे हैं, वो जागरूक हो जाएं कि अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि पेंक्रियास पे लोड कम डालें। पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकाल रहे हो आप, उसका वो कितनी क्वांटिटी में निकलेगा, जितना आप ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाओगे। और ग्लूकोज को बढ़े कैसे बढ़ेगा ब्लड में, आप जितना हाई रिच कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आप खाने वाले हो। आपने बहुत सारा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड लिया, चाहे वो फल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो इडली हो, चाहे बिस्किट हो, तो आप ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो इंसुलिन लेवल भी बढ़ेगा। जितना ग्लूकोज बढ़ा उतना पेंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा। और अगर पेंक्रियास में दम है निकालने का तो निकालेगा वो, लेकिन रोज रोज डेली आपने वही आदत बना रखी है तो फिर ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा। ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, पेंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पेंक्रियास बाद में थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, थकावट आ जाएगी उसमें। बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रहे हैं वो अब खत्म होने लगेंगे, उनकी क्षमता कम होने लगेगी। और अभी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इनिशियल फेज में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में तो इंसुलिन आपके पर्याप्त मात्रा में है। वही इंसुलिन जो आपके रक्त में है उसका ही उपयोग किया जा सकता है। और थोड़ा सा इंसुलिन रिलीज करवाएं पेनक्रियास से, जिससे पेनक्रियास को भी रेस्ट मिले, पेनक्रियास भी आराम कर पाए। पेनक्रियास अपना ही है, खुद का ही पेनक्रियास है। उस पे जब अत्याचार हो रहा है ना, तो उस पर भी जागरूकता हो कि भाई ये मेरा पेनक्रियास है, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ज्यादा काम करने के लिए करवाऊं कि नहीं करवाऊं उससे, थोड़ा सा कभी कभी लाइट लो ग्लाइसेमिक फूड लेना शुरू कर दें रोज डाइट में, और फिर पेनक्रियास के ऊपर उसको विश्राम दें थोड़ा। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पेनक्रियास को आराम मिलने लगेगा। ये सब चीजें हैं जिससे कि पेनक्रियास को आराम मिल सकता है। तो ये सब चीजों के प्रति जागरूकता हो जाए। तो डाइट के बारे में, ये जब आप फ्रूट्स को ले रहे हैं तो रोज हमको फ्रूट्स खाना ही है, मैं बोल रहा हूं आपको फ्रूट्स खाना है, लेकिन जागरूकता के साथ में। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक। ये कार्बोहाइड्रेट जो आपका डाइट टोटल उसका आप प्लान करो। अब कितने फ्रूट्स खाना है और कब खाना है, फ्रूट्स खाने का टाइम कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है। तो फ्रूट्स को आपको मील्स के साथ नहीं खाना चाहिए, उसको अलग से खाना चाहिए फ्रूट्स को। आपका जो फ्रूट का प्लान है वो फ्रूट आप उसको अलग से डिवाइड करें, इसके साथ मिक्स नहीं करें आप। राइट। ये स्क्रीन पे जो आप कोई किसी के उससे थोड़ा सा टेक्निकली कुछ हो रहा है तो उसको हटा दें प्लीज। मैं नहीं हटा पाऊंगा इसको, स्क्रीन पे कुछ लिख दिया है, इसको हटा दें प्लीज। इट्स ए रिक्वेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एंड टाइम क्या होना चाहिए, तो मैंने टाइम बताया। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो
देखिए अगर हम छोटे फलों की जब बात करते हैं तो हम कितना ले सकते हैं, एक डायबिटीज के पेशेंट को कितना फल खाना चाहिए। एप्पल खाना है तो छोटा एप्पल लें, बड़ा एप्पल नहीं लें, छोटा ले सकते हैं आप। और या छोटा एक ऑरेंज ले सकते हैं, और छोटे फल की बात करें तो ठीक है। इसमें बड़े 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 फल की तरफ ना जाएं, बड़े वाले उसमें उसको साइज को छोटा कर दें। तो एप्पल छोटा वाला ले सकते हैं आप, एक आप स्मॉल ऑरेंज ले सकते हैं, एक आप नाशपाती ले सकते हैं, एक एक छोटा आप जामफल ले सकते हैं। इसको आप फॉलो करें। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा फल खाने में। और खाना है फल आपको, हर फल खा सकते हो आप, लेकिन कितना खाना है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए, एक छोटा एप्पल खा सकते हैं आप, एक छोटा आप संतरा खा सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एक नाशपाती ले सकते हैं छोटी, एक आप एक जामफल ले सकते हैं, गुआवा स्मॉल गुआवा यू कैन टेक वन, दो आलू बुखारे खा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम है, तो आप दो आलू बुखारे खा सकते हैं। लेकिन आलू बुखारे जब खाना बैठता है आदमी तो सोचता है कि चलो कुछ नहीं है, ये तो उसका तो खट्टा है, तो दो चार पांच खा लेते हैं, लेकिन वो फिर वहां पर ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आप पपैया जो है छोटा एक बाउल में आप ले लें, छोटा कम का 1 कप अराउंड, या एक छोटे बाउल में आप इतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। थोड़ा 3/4 कप जो है वो आप, या 3/4 बाउल जो है छोटा वाला, उसके अंदर आप ये ले सकते हैं आपका खरबूजा। खरबूजा ले सकते हैं आप, खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, और मेजर करके क्वांटिटी के प्रति जागरूक होके खाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। उतना ही आपको ये भी आप कम क्वांटिटी में ही लें। आपका तरबूज कम क्वांटिटी में लें, वाटरमेलन कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा खा सकते हैं आप। ब्लैकबेरी जो है वो भी आपको ध्यान रख के खाना है। कई बार जागरूकता नहीं होने की वजह से, क्योंकि 40 के आसपास का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना तो फिर शुगर बढ़ना है उससे भी। तो ऐसा नहीं है कि जामुन बहुत ढेर सारे जामुन खाए आपने और फिर अगर आप मेजर करके देखेंगे तो उससे भी शुगर बढ़ जाएगी। तो आपको क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में उसकी जागरूकता के साथ, अगर एक छोटा बाउल है आपके पास में इस तरीके का, तो इसमें आप ले लें और आप उसको खा सकते हैं। आधा कप जो है, आधा बाउल आप जो है छोटा वाला, उसमें आप अपने अनार को ले सकते हैं, पॉमग्रेनेट ले सकते हैं। तो ये क्वांटिटी जो है आपको तकलीफ नहीं देने वाली है। इसके प्रति आप जागरूक होके खाएं। देखिए ये मैं सब बता रहा हूँ आपको ठीक से। पपीता आप खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम रखना है आपको। दो आलू बुखारे आप खा सकते हैं, एक छोटा नाशपाती खा सकते हैं, एक छोटा जामफल खा सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं, एक छोटा ऑरेंज खा सकते हैं। आप इनके प्रति थोड़ी अपनी जागरूकता बढ़ा लें। फिर पाइन एप्पल ले सकते हैं आप, 3/4 बाउल में आप ले लें, छोटा छोटा वाले बाउल में 3/4 क्वांटिटी में ले लें, 3/4 कप में। तो आप ये भी ले सकते हैं। बनाना अगर आपको खाना है तो आधा आधा केला आप खा लीजिए एक बार में, ज्यादा खाएंगे शुगर बढ़ जाएगी। अंगूर खाना है, आप ढेर सारे अंगूर खाएंगे फिर शुगर बढ़ जाएगी। देख लीजिए अंगूर कितने खाना है, 10 से 15 अंगूर आप खा सकते हैं आराम से, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा नहीं होगा। आधा केला खा सकते हैं आप। और छोटा अगर वो इलायची केला है तो थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, उसका ध्यान रखें। एक अगर आम खाना है तो छोटा स्लाइस आम का आप खा सकते हैं, आम की छोटी स्लाइस वो आप ले सकते हैं। अगर आपको खाना है आपका जो चीकू है तो छोटा वाला चीकू एक खा सकते हैं आप, एक चीकू खा लें आप। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना होती है कि जब भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो अपने भोजन के साथ में फ्रूट्स को ना खाएं, उसको अलग रखें। आप शाम को आपने भोजन कर लिया, उसके 2-3 घंटे बाद, या फिर आप पहले ले लें। अब सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 11-11:30 बजे आप फ्रूट्स ले लें। उसके बाद में फिर 1-1.5-2 घंटे बाद आप अपना लंच ले लीजिए। शाम को ले सकते हैं 5-6 बजे, 5 बजे। तो इस तरीके से आप इसको अलग से रखें। आप डाइट के साथ, अपनी लंच के साथ में मिक्स नहीं करें। और आप इसको मिक्स कर सकते हैं, अगर आप अपने फ्रूट्स को दही के साथ में या नट्स के साथ में मिला लेते हैं तो और बेहतर हो सकता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि फ्रेश फ्रूट्स लेना है, सीजनल फ्रूट्स को ही लेना है।
सीजनल फ्रूट्स को ही लीजिए। बहुत जो आपको बाहर से बहुत ही आ रहे हैं जो अनसीजनल हैं, और आपको लगता है कि ये अल्लाह अभी इस सीजन में हमको खाने में बहुत आनंद आएगा, तो ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे आसपास जो फ्रूट्स उस वक्त मिल रहे हैं, जैसे अभी आपको जामुन मिल रहा है, आपको जो फ्रूट्स अभी अवेलेबल हैं, जामफल के सीजन में आप जामफल ले लीजिए। अपने यहाँ पे बहुत फ्रूट्स का जो मिलता है वो आप यूज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना होता है। और फ्रूट्स को फ्रेश ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको स्टोर भी नहीं करें फ्रिज में भी। अगर आप उसको काट के रख देते हैं, कटा हुआ जो फ्रूट्स होता है, कटा हुआ रख दिया आपने, 2-3 घंटे बाद खाना, वो भी ठीक नहीं होता है। इसलिए फ्रेश फ्रूट्स को ही यूज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग फ्रूट जूस लेने की कोशिश करते हैं, तो फ्रूट जूस की बजाय होल फ्रूट जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्योंकि फ्रूट जूस का एक तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, फाइबर्स नहीं मिलते हैं हमको, कुछ और भी चीज़ें कम हो जाती है जो कि अच्छा नहीं है। तो फ्रूट जूस है ग्लाइसीमिक हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला हो जाता है, जैसे ही आप खाएंगे इमीडिएटली इट विल इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो वहां पर ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़े, इसके लिए आपको पूरा पूरा फल खाएं आप आराम से, उसको लीजिए आप। तो फलों को खाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है फलों को खाना? आप उसको बंद मत करिए फल को खाना। फल खाना जरूरी है। फल खाना इसलिए जरूरी है कि ये सोर्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्स हैं, जो हमारी जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चल रही है उसमें रेडिकल्स निकल रहे हैं, फ्री रेडिकल्स, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं ये हमें हमारी जो सेलुलर लेवल पे जो इंजुरीज होती हैं उससे बचाते हैं। दूसरा, इसमें मिनरल्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, विटामिन सी है, ई है, उसके अलावा फाइबर्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रूट्स में मिलती है हमें। कुछ फ्रूट्स हैं पोटेशियम है, और फाइबर रिच तो है ही फ्रूट्स बहुत सारे। तो इन सब फ्रूट्स को लेने का फायदा होता ही है। फ्रूट्स खाना है, आप हर फ्रूट्स को खा सकते हैं। जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी आपको कम रखना है, जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम है उनको आप थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना डायबिटीज में एक्सेसिव, बहुत ही एकदम दबा के आप खा रहे हो फ्रूट्स, वो ठीक नहीं है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फ्रूट्स खाइए, और ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहिए। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं तभी आपको पता होता है कि ब्लड शुगर किधर जा रही है। तो आप घर में अपनी ग्लूकोमीटर से चेक करें, जब खाएं आप उसके बाद चेक करें, और बढ़ती है तो आप नेक्स्ट टाइम उसकी क्वांटिटी को कम करें। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि आप एक डायरी बना लें। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट बात है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो कर लेगा इसको फॉलो, वो उसकी ब्लड शुगर 15 दिन में बहुत कंट्रोल कर सकता है। ये कंसेप्ट ये है कि आप एक फूड शुगर डायरी बना लें। फूड शुगर डायरी क्या होती है? फ्रूट शुगर डायरी मतलब रिकॉर्ड होता है एक आपका, जिसमें आप जो ब्रेकफास्ट में जो भी खा रहे हैं उसको नोट करें, और उसके बाद की शुगर कितनी है वो नोट करें। लंच में आपने क्या क्या खाया, कितनी रोटी खाई, कितनी सब्जी खाई, कौन सी सब्जी खाई, 1 कटोरी खाई, 2 कटोरी खाई, दाल कितनी खाई, उसको नोट करें। और फिर 2 घंटे के बाद कितनी शुगर आई उसको नोट करें। उसके बाद रात को कितना खाया, क्या खाया, कितनी रोटी खाई, कितनी सब्जी खाई, ब्लड शुगर कितनी थी, ये सब चीजें नोट करते जाएं और अपनी ब्लड शुगर को नोट करते जाएं। 15 दिन में आपके पास में एक रिकॉर्ड आ जाएगा, रिकॉर्ड बनेगा आपका। 15 दिन में आपको ये समझ में आएगा कि मैं ये जब ये खाता हूँ तो इतनी शुगर बढ़ती है, ये खाया तो इतनी शुगर बढ़ी। दोस्तों, हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ब्लड शुगर का डाइट, जो डायबिटीज का जो डाइट प्लान होता है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। वो कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, उसकी डायबिटीज कितनी पुरानी है, कितने सालों से डायबिटीज है, उसके अंदर कितना इंसुलिन निकल रहा है, ऑलरेडी उसमें कितना इंसुलिन है, उसका इंसुलिन लेवल्स क्या है,
उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना है, उसका पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज कितना है, उसका HbA1c कितना है, उसका वेट कितना है। ज्यादा ओवरवेट है तो डाइट प्लान प्लान अलग होता है, दवाइयां अलग होती है। अगर अंडर वेट है तो डाइट प्लान अलग होगा, दवाइयां अलग होगी। तो लेकिन कुछ लोग मैं देखता हूं कि वे अपना ही डाइट प्लान और अपनी ही दवाइयां दूसरे पेशेंट को बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूं तो आप भी ये कर लो। मुझे लगता है कि शायद ये बात गलत होती है। इस बात के लिए जागरूकता रहे कि हर व्यक्ति के अंदर इंसुलिन का लेवल अलग अलग है, उसके उसकी एज अलग अलग है, कितने साल से है, दवाइयां कौन सी चल रही है। अलग अलग दवाइयां होती है डायबिटीज की, हर व्यक्ति के लिए हर दवाई सूटेबल नहीं होती है। HbA1c लेवल अलग अलग होते हैं। तो इसके इसके अकॉर्डिंगली उसका डाइट प्लान प्लान होता है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली होता है, और साथ में माइंड मैनेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग पूरा सोल मैनेजमेंट, ये सब चीजें काउंट करती है। तो मुझे लगता है कि आप सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, आप समझ रहे हैं। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और कोई कुछ कमेंट करना चाहता है, कोई क्वेश्चंस, या आपको सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करना है तो यू कैन कमेंट इट। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और मैं इस शेयरिंग को बंद करता हूँ। आ, हमारे जोगेंद्र कुमार जी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, हाँ, मेरे बोलिए। ये पूछा आपने जो ये फ्रूट्स का बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी, मैं ये चाह रहा था कि ये जानना चाह रहा था कि ये फ्रूट्स को क्या हम सलाद के फॉर्म में भी खा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सलाद डिफरेंट के रूप में नहीं लें इसको। मैंने बोला आपको क्या अरे करना डिफरेंट पड़ेगा है, डिफरेंट आपको डिफरेंट क्या। फ्रूट्स के थोड़ी थोड़ी हाँ, मात्रा लेके। नहीं, फ्रूट आप क्या करें उसको, आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं क्या? जी। हाँ, आप चालू करें, करिए वीडियो जी। हाँ, और आप, मैं आपको वो करता हूँ जी। तो मेरा ये है कि जैसे छोटे छोटे अपने मात्रा में लेकर उसका एक जैसे बाउल में हाँ, अगर ये फ्रूट्स, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स लेके सलाद के रूप में खाए तो नहीं चल सकता ये सर? नहीं नहीं नहीं, इसको देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको, फ्रूट्स को आप सैलेड को सैलेड के रूप में रखिए। उसका सैलेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ना। जी। तो उसको आप सैलेड के रूप में, जो आप जब भोजन ले रहे हैं तो भोजन के हाँ उसमें नहीं, आप लीजिए, उसको भोजन के साथ में लीजिए आप उसको, सैलेड को। और इसको नहीं आप क्या मेरे कर भोजन के सकते। साथ में बात नहीं। हाँ, हाँ भोजन से अलग जैसे आपने बताया कि जैसे नाश्ता कर लिया उसके 1-2 घंटे बाद आप फ्रूट खाना चाहे, तो हाँ, ये तो दो या नाश्ते के, तीन हाँ प्रकार तो के ले फ्रूट सकते को। हैं ना, फ्रूट्स को मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जी मेरे, सर। अब आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपने दो अलग सबको मिक्स कर लिया, क्या आपने हाँ एक बाउल ये भर लिया और एक वो भर लिया, और नहीं इधर नहीं ऐसा नहीं। वैसा नहीं है। एक 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 बार में एक चीज ले लें आप। आपको जामफल खाना तो जामफल ले लें, या फिर आप उसको काटना है तो उस उतनी क्वांटिटी में ही लें मिक्स करके भी। हाँ जी। अदरवाइज वो तकलीफ देगा आपको, हाँ जी। क्योंकि वो ओवरऑल क्या होगा, उसको आपको टोटल सबका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो होगा, जी। आप क्वांटिटी अगर लिमिटेड रखेंगे, अब आपने आम भी मिला लिया उसमें, उधर आपने सेवफल भी मिला लिया, फिर उधर आपने और दूसरा एक कुछ और ले लिया, अंगूर में मिला लिए, तो ये सब चीजें मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, ग्लाइसीमिक लोड और ये सब थोड़ा सा, आप आम थोड़े से कम ले लें उसमें, हाँ जी। आप बाकी चीजें मिला लें, और उसमें थोड़ा दही मिला लें फिर आप, या आप जी। उसमें नट्स मिला लें थोड़े। तो मिक्स करेंगे जी। तो ओवरऑल क्या होगा, ग्लाइसीमिक लोड कम हो जाएगा, और आपको खाने में भी टेस्ट आएगा। दही में मिला लें जी। आप उसको, है ना। जी। तो वो ओके। अच्छा रहेगा, वो कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का तो हाँ। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू ठीक है ना डॉक्टर साहब। सर? जी सर, जी सर। जी। हाँ, हाँ। रवि जोशी जी से आग्रह करूंगा। रवि जोशी जी, नमस्कार। नमस्ते साहब। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। बस मुझे, मेरा भी वही सवाल था कि आपने जो क्वांटिटी बोली थी आपने,
हाँ 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 हाँ। आधा एक स्लाइस, तो मैं वही सोचा था सब मिक्स करके खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, मिक्स नहीं करना है, वही मैं बोल सही रहा हूँ सही। कि यहाँ पर आपको एक बार में एक, जैसे आपने लिया तो एक एप्पल छोटा ले लिया आपने, वही है। अभी हम लोग देखिए, अभी हम सब जो फ्रूट्स, जैसे जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग इससे बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं अभी। सही कभी सही। तरबूज भी खा रहे हैं, खरबूज भी खा रहे हैं, और खाना तो खा ही रहे हैं, फिर उसके बाद में गोली भी खा रहे हैं, टेबलेट। उस गली टेबलेट इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो ब्लड शुगर जो बढ़ रही है उससे बढ़ रही है, और ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड बढ़ रहा है, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका जो मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रही है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये फ्रूट हम खाने के पहले खाएं या खाने के बाद खाएं? ये मैंने बता आपकी, आप 2 घंटे का गैप रखें, 2-3 घंटे का गैप रखेंगे, क्योंकि देखिए फ्रूट जो है ना वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं कंपेयर एज कंपेयर टू दी अदर मील्स, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा गैप रखेंगे तो वो जल्दी उनको, आपने जैसे ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट के बाद में आप ले सकते हैं 10-11 बजे आपने ये ले लिया, फ्रूट्स ले लिए, फिर आपने लंच ले लिया 2-2.5 घंटे के बाद में, तो फ्रूट का डाइजेशन हो गया। फिर शाम को आप फिर से ले लीजिए, आपको फ्रूट्स खाना है तो थोड़ी एक क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी वो भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से डिवाइड करके कर सकते हैं, जी जी सर, थैंक है यू। ना सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ राजेश जी, राजेश कुमार जी, जी सर। हेलो हाँ सर। डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर, राजेश सर, मित्तल सर सर, मैं नमस्कार। सर मैं जानना चाहता हूँ फ्रूट्स खाने का सबसे सही समय कौन सा है? जैसे फ्रूट्स, अपन हम सुबह ले सकते हैं, दोपहर को या रात को? हाँ कई जनों की एडवाइस होती है कि भाई रात को मील एस्केप कर, खाना एस्केप कर छोड़ के खाली फ्रूट्स हाँ। लिया जाए। क्या ये सही है? नहीं देखिए, आप अभी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं आपका, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप रात को कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप मेडिसिन पे हैं और उसके अलावा खाना छोड़ रहे हैं आप, तो फिर उस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो उस वक्त। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए। तो आपका ओवरऑल आप कैसे रहे, मैंने आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे आप खाना अगर खाना है तो आप 7-7:30 बजे खाना ले लीजिए, आपका 8 बजे खाना लीजिए। और उसके बाद में अगर आपको लेट नाइट फ्रूट्स खाना है तो थोड़ा सा छोटा सा आप ले सकते हैं, लेकिन पूरा आप मील को स्केप कर रहे हैं, और आप दवाई भी ले रहे हैं साथ में, तो वो आपकी ब्लड शुगर आप देखें, पहले चेक करें कि ब्लड शुगर कितनी है, वो जरूरी है। सर एक सवाल और है, फ्रूट्स हम 2-3 बार ले सकते हैं क्या? देखिए कम क्वांटिटी में लेंगे, और मैंने आपको बताया इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर टोटल कार्बोहाइड्रेट जो कंटेंट है पूरा, जो आपका जो भी आप कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको दिन भर में, आपकी जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आप कैलकुलेट करें कि मुझे दिन भर में इतना खाना है। और अगर मान लीजिए आपको आपका जो इंसुलिन लेवल है वो कितना है, कि मान लीजिए वो आपका 15 आ रहा है या 10 आ रहा है इंसुलिन लेवल, तो 10 आ रहा है तो मेरा ग्लाइसेमिक लोड 30, 25, 30, 40 तक मैं रख सकता हूँ। तो ग्लाइसेमिक लोड बनाते वक्त आपको टोटल प्लान करना पड़ेगा कि मैं अगर ये फ्रूट्स खाऊंगा तो मेरा ये वाला तो इसका इतना हो जाएगा, कि 5 या 7 जो है मेरा फ्रूट्स का हो जाएगा, मेरा जो बाकी सब्जी रोटी जो भी मैं खा रहा हूँ उसका इतना हो जाएगा। तो टोटल करके आप लेंगे तो आप 2 बार खाइए। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर हमने क्या सोचा कि हमने खाना भी खा लिया आराम से भरपेट, और फिर हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, उस दोनों टाइम 3 बार फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फिर वो ग्लाइसेमिक लोड अगर बढ़ता है तो वो शुगर बढ़ाएगा आपकी, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक तो है, अगर थैंक यू आप वेरी टोटल, मच। हाँ तो टोटल आप बस आपका जो है ना अवेयरनेस इस बात की हो कि ये भी एक ना आपकी डाइट प्लान में इंक्लूड करना है आपको, अलग से नहीं खाना, एड ऑन नहीं करना है आपको। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं सर? सर राजेश सर कहाँ, कौन सी मैं जगह से? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। उड़ीसा से, जी सर, जी सर, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, राइट सर। हाँ सर, जो, सर जी हाँ मैं, सर, हाँ सर बोलिए इनकी, सर। हाँ इनकी बातों से रिलेटेड था, तो आप जो बोल रहे हो हमारा डाइट प्लान जो होगा वो हम हाँ लोग तो 2-3 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं समझो। हाँ तो एक बार जब खाते हैं वो हजम हो जाता है, हाँ 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 उसके बाद रात को खाएंगे वो हजम हो जाएगा, तो क्या वो दोनों को मिला के हमारा डाइट प्लान होना हाँ चाहिए हाँ क्या? हाँ हाँ, सबका पूरे दिन भर का होना चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, ये हमारे धर्मेंद्र जी भी ऐसा पूछते हैं,
धर्मेंद्र वर्मा जी की सर ये खाने के बाद खाना है कि पहले खाना है, तो ये मतलब डाइट तो खाते ही, उसके बाद में मिठाई विठाई का ये सब पूरा अलग से पूछते हैं। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी। यस सर, जी डॉक्टर सर साहब नमस्कार। मैं वही बोल रहा था कि वो सर पूछ रहे हैं कि खाने के बाद खाना है कि खाने के पहले खाना है। ये तो वही बात हो गई कि ये जो दवाई लिखी डॉक्टर ने, हाँ इसको हाँ सोने के बाद लेना है या उठने के पहले लेना है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं वही बोल रहा था कि इस बात के, इसके थोड़ी अवेयरनेस इतनी बढ़ती जाएगी हम लोगों की, तो निश्चित रूप से हम कंट्रोल कर पाएंगे, वो तो पक्की बात है। और ये सब चीजें हम, मुझे लगता है कि हम सब जो ये प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए जानने के लिए कि हम कौन से फ्रूट्स को खाना है, किसको नहीं खाना है और कब खाना है, ये कई बार नहीं पता है। और इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमको नहीं पता है, तो हम उसको जानने की कोशिश करें, हम सब लोग समझें उस बात को और उसके आधार पे हम करें, उसको प्लान करें। अनिल कुमार जी पोद्दार भी हैं, वो अनिल कुमार जी भी पूछना चाहते हैं, तो मैं अनम्यूट करता हूं सर को। सर पोद्दार सर, आप आ गए हैं? हाँ हाँ सर, आपने आपने जैसे कहा कि फास्टिंग के लिए कि बीच बीच में फास्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ हाँ तो अगर जिस दिन फास्टिंग करें, मैं अगर शुगर की मेडिसिन लेता हूं तो क्या मुझे हाँ, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सर जब आप ये फास्टिंग और ये सब प्लान करते हैं, है ना, तो ये आपको मेडिकल सुपरविजन में ही करना है सर, है ना। ये आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यू हैव टू टेक ए मेडिकल सुपरविजन। जो भी आपके डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे बात करें या आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सब चीजें होती है ये बिना डॉक्टर से बात किए नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर दवाइयां ले रहे हैं, और कौन सी दवाई ले रहे हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो आपकी शुगर को कम कर देगी, और अगर शुगर को कम कर देगी तो फिर वो जो है वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया तकलीफ देगा आपको, तो इसलिए उसका समझना जरूरी है ना सर। तो मैं क्या समझूं कि फास्टिंग नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, फास्टिंग करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी अंडर मेडिकल सुपरविजन। इट शुड बी अंडर मेडिकल सुपरविजन, एडवाइस लें आप, और उसमें दवाई कौन सी लेना है और कब लेना है, कितनी लेना है। अगर आप फास्टिंग भी कर रहे हैं और दवाई भी लेंगे अगर, तो गलत होगा ना सर। हाँ। क्योंकि दवाई आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, कोई सी भी दवाई लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव होगा उसका। तो आपको क्या करना है, एक सुपरविजन में करेंगे तो अच्छा रहेगा। यू शुड टेक ए प्रॉपर एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और वो आपके लिए वो काम करेगा, है ना सर। हाँ हाँ, जी जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, और हम भी अभी हमारे इसमें मैडम प्रीति शर्मा मैडम है, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैडम, नमस्कार मैडम। सीरीज है कि मतलब एक्चुअली मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। यदि अपन फ्रूट्स ले लें सुबह तो खाना नहीं खाए तो चल जाएगा क्या? आवाज आपकी, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही मैडम, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलिए मैडम प्लीज। जैसे सर आपने ग्लाइकेमिक इंडेक्स देखना रहता है, यदि अपन सुबह 2 चपाती खाते हैं, यदि वो ना लेके अपन 2 एप्पल खा सकते हैं। अच्छा, आप चपाती नहीं खाएंगे और ये ले लेंगे? अच्छा, मतलब आप खाना नहीं खाएंगे। आपको अगर सेटाइटी हो जाती है, आपका अगर ऐसा लगता है आपको पेट भर जाएगा आपका, ऐसा हो सकता है आपका, तो आप कर सकते हैं वो, है ना, वो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप दवाइयां ले रहे हैं ना, आप यू आर टेकिंग सम मेडिसिन, तो आपको थोड़ा सा प्लान करके करना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द कंसल्टेंट, है ना, फिजिशियन से बात करके करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। हाँ 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 जी। और और किसका है? धर्मेंद्र जी। जी सर। हाँ सर। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, खासकर जो हम लोगों के बीच में हमेशा जो भ्रांति बनी रहती है
जी जी कि जी और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी लोग सो कॉल्ड डॉक्टर्स या जो भी हम बोले वो इस तरह की भ्रांति बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। मीडिया में हम देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं कि ये फल खा सकते हो, इतना फल खा सकते हो और उसमें आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि शुगर भले ही नहीं बढ़ रही हो, लेकिन जैसा कि मैं आपने बताया ग्लूकोज नहीं है लेकिन फ्रुक्टोज तो है ही, तो वो इक्वली हानिकारक भी है हमारे लिए, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आ रही है, तो वो जी। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और ये भी एक आपने अच्छा बताया कि भाई हमें जो भी खाना है सब में शुगर है, हमको कैलकुलेटेड वे में खाना है। हाँ, अगर डायबिटीज है या वेट ज्यादा है, अगर देखिए फैटी लीवर, अब बहुत सारे लोगों का लीवर फैटी हो चुका है, वो सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर का कारण क्या है? फैटी लीवर का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोध। अब इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से फैटी लीवर हो रहा है, लेकिन हमको ये जागरूकता नहीं है। वो फैटी लीवर तो वैसे ही बना हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि और ऐसी दवाइयां खा रहे हैं कि इंसुलिन और बढ़ रहा है, तो फैट में और लीवर में फैट और डिपॉजिट हो रहा है, तो फैटी लीवर ग्रेड 1 से ग्रेड 2 हो जाता है। तो होता तब ये हमको, हमारे जो फैट्स बढ़े हुए हैं, लिपिड्स बढ़े हुए हैं ब्लड में, उसका कारण क्या है? उसका अभी जो डायबिटीज टाइप 2 के जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा हुआ रहता है? उनका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ रहता है? उनका पेट क्यों बढ़ा हुआ रहता है? उनको उनके महिलाओं में उनके पीसीओडी की शिकायत क्यों होती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत कॉमन है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ट्राइग्लिसराइड बनने लगते हैं, एचडीएल कम होने लगता है जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। और जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, सेलुलर लेवल पे बहुत डिस्टर्ब कर देता है। अगर ज्यादा मात्रा में, इंसुलिन बहुत आवश्यक भी है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में है तो कुछ समस्याएं भी होती है। कैंसर जैसे रोग इंसुलिन की ज्यादा मात्रा के होने की वजह से, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हो सकते हैं, या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम जो है इंसुलिन की ज्यादा मात्रा में होने की वजह से, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होती है। लेकिन जब डायबिटीज होती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दिखता यह है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करो। तो कैसे करो? तो दवाई शुरू करते हैं हम, तो ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है। लेकिन कारण जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको कम करने का प्रयास साथ में करना चाहिए। उसको कम करने का प्रयास मतलब आपको डाइट में चेंज करना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको माइंड मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, आपको सोल मैनेजमेंट की ओर जाना ही पड़ेगा, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। ये सब 4-5 चीजें जब हम करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। और जो पैंक्रियाज है उसको आप लंबे समय तक धीरे 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 धीरे, उसमें जो इंसुलिन बनाने की जो क्षमता बची है उसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। और इंसुलिन की जो आप में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम किया जाए। इंसुलिन टाइप 2 जो पेशेंट हैं टाइप 2 डायबिटीज के, उसमें इंसुलिन का लेवल ज्यादा है, लेकिन भ्रांति ऐसी है कि इंसुलिन का लेवल कम है। और उस वजह से आज भी, अभी मैं देखता हूं कि आयुर्वेदिक का भी एक मैंने पोस्ट देखी 2 दिन पहले कि जो है आप ये सब चीजें दवाइयां लेंगे आयुर्वेदिक तो आपको आपका पेंक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। अभी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में इंसुलिन पहले ही ज्यादा है, आपको शायद पता नहीं है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बीमारी हो रही। आप पिछले 40 साल पुराना जो कंसेप्ट है उसके लिए, उसके आधार पर ट्रीटमेंट करना क्या सही है? अभी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज करना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज होगा डाइट चेंज करने से, एक्सरसाइज करने से, माइंड मैनेजमेंट से, डाइट मैनेजमेंट से और सोल मैनेजमेंट से। ये सब चीजें करना पड़ेगी तो आप एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए हमको। और ऐसी दवाइयां कम खानी चाहिए। दवाइयां भी 2 प्रकार की है डायबिटीज मैनेजमेंट में। एक दवाई ऐसी है जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को
कम करती है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरे कंसंट्रेशन से सुनिएगा। जो मैं शेयर कर रहा हूं ये मेडिकल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अभी। 2 तरह की दवाइयां हैं। एक दवाई है जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, दूसरी दवाई है जो आपके पेंक्रियास से इंसुलिन को रिलीज करती है। तो आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, इसके प्रति जागरूकता है क्या? पूछा है किसी ने? किसी ने जानने की कोशिश की कि मैं कौन सी दवाई खाता हूं? तो हमें दुनिया की पूरी जानकारी है, बहुत सारी व्हाट्सएप पे, और हम मतलब दिन भर सोशल मीडिया पे बिजी हैं। हमारे शरीर के प्रति भी तो जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी है ये शरीर, दूसरे की देन नहीं है। हमारा शरीर है, हमारा ही पेंक्रियाज है, हमारा ही लीवर है, हमारा ही ऑर्गन्स है। इसमें क्या हो रहा है इसके प्रति हमको ही जागरूकता रखनी पड़ेगी। क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कौन सी चीज को हम पी रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता हो, क्योंकि वही हमारे शरीर का अंग बनता है। इस बात के लिए हम सब ये प्रयास कर रहे हैं और करते जाएंगे। हमारा तो निरंतर प्रयास चलता रहेगा। और हमारे साथ में धर्मेंद्र वर्मा जी जैसे लोग हैं जो कि हम निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। रवि जोशी जी हैं, संजय देशमुख जी हैं। संजय देशमुख जी कहाँ चले गए? देशमुख जी, संजय देशमुख जी, स्टार्ट करो वीडियो स्टार्ट करो भाई साहब। हाँ बोलिए। बस सुन रहे हैं भैया, हम तो वही जो आप बता रहे वैसे पालन करते जा रहे हैं। अभी 3-4 साल से तो बढ़िया चल रहा है अपना। आपका एक गोली पे से निकाल दिया। अभी HbA1c कितना है आपका? 6.5। तो 6.5 तो और कितना चाहिए आपको? अपने को लेस देन 6 चाहिए। तो 6.5 पे भी आ गए हो आप, तो बहुत अच्छी रेंज है ये 6.5। हाँ। मतलब जो डॉक्टर्स का जो कि कहना है कि आप 7 से कम रखो, आप 6.5 पे आ गए हो। हाँ। और विदाउट एनी मतलब बहुत ज्यादा दवाइयां भी नहीं ले रहे हो आप। बहुत एक गोली खाते हैं बस अपन रात में, बस ओनली सिंगल टैबलेट, वो भी बंद हो बस। सकती है आपकी। तो हाँ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। भी क्या है, बहुत खाने अच्छा। में भी जो बताया आपने वैसा सब खा रहे हैं अपन। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई हमारे वो भी नहीं परहेज का कि भैया ऐसा बस थोड़ा थोड़ा। अरे ऐसे भी आपने बताया ना कि भैया ये थोड़ा थोड़ा, तो वो खा लेते हैं बस ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा, दिमाग में उलझन भी नहीं रहती कि ये छोड़ दिया ना वो छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया अच्छा, चल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये गुरदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। गुरदीप जी, यस, हेलो। हाँ बोलिए गुरदीप जी, बोलिए। सर मैं नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ कि शुगर के बड़े रहने से क्या कैल्शियम डिफिशियंसी भी होती है? शुगर के बड़े रहने से हाँ हो सकती है जी, हो सकती है। क्योंकि देखिए कुछ कारण है उसमें विटामिन डी का रोल होता है ना। तो विटामिन डी और विटामिन, देखिए कुछ दवाइयां भी ऐसी है जैसे कि जो मेटफॉर्मिन की दवाई खाते हैं, या इवन डायबिटीज जो है उसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है, या B12 की डिफिशियंसी कुछ दवाइयों की वजह से हो सकती है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है गुरदीप जी ने कि डायबिटीज मैनेजमेंट में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये जो दूसरे विटामिन हैं, विटामिन डी हो गया। इस पे अब हम नेक्स्ट उसमें हम सेशन भी लेने वाले हैं कि ये मिनरल्स का क्या रोल होता है, उसको कैसे लेना चाहिए। तो हो सकता है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, ये एकदम सही बोल रहे हैं आप। और ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जी 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 बिल्कुल होता है। बहुत सही प्रश्न है आपका, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट भी है जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और कोई प्रश्न, और किसी का प्रश्न कुछ? धर्मेंद्र जी आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बोलिए सर प्लीज। डॉक्टर साहब मैं तो इस बात को लेके आपने जो हमें जो सिखाया है कि जो पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच हम हमें दे रहे हैं। हाँ। इसमें हमें माइंड मैनेजमेंट करना है, ड्रग मैनेजमेंट करना है, एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है। जी तो जी जब जी, हम उसको चारों तरफ से हम उसको कवर करेंगे किसी भी चीज को, तो जी। निश्चित तौर पे हम उस पे हम सफल होंगे
तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कॉन्शियस लेवल पे या सोल लेवल पे जब हम काम करेंगे तो उसमें जो चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे उसकी तो मेरे ख्याल से ये भौतिक संसार में हम लोग ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। देखिए, जीवन परिवर्तन होता है इसी बात से कि ये जानना, आध्यात्मिकता की ओर जाना और सोल मैनेजमेंट की ओर जाना। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो फोकस है, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या मान रहे हैं। लेकिन जब गीता को जीवन में धारण होती है, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब की जो चेतना है, उसको थोड़ा सा जीवन में जब हम धारण करने की कोशिश करते हैं, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइंड टू मैटर क्या होता है और माइंड को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, मन बुद्धि संस्कारों को नियंत्रण कौन करता है, मन का प्रभाव शरीर पर होता है, ये हम समझते हैं कि मन जो है जब भी बुरे विचारों में जाता है, जहरीले विचारों को उत्पन्न करता है, जब भी वो ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो कि तनाव से भरे हों, जो कि चिंता से भरे हों, तो उसका सीधा प्रभाव हमारी ब्लड शुगर पे होता है। ये हम जान चुके हैं, इसको समझाए। लेकिन मन को नियंत्रण करने वाला कौन है, इसकी जागरूकता है क्या? मन का राजा कौन है? मन का राजा कौन, उसकी जागरूकता हो जाए और उस पे काम किया जाए, तो फिर जो जिह्वा रस है, ये जिह्वा रस गुलाब जामुन, कचौरी, समोसे, पोहे और आपकी इडली, सांभर और भटूरे, ये सामने पड़े होंगे सब, लेकिन जिह्वा रस जब आनंद रस में डूब जाती है ना, परम आनंद के रस में, जिह्वा रस को बदल डालो उस परम आनंद के रस में, तो सामने 56 व्यंजन पड़े हो, लेकिन आप नहीं उठाओगे। ये नियंत्रण कब होगा? जब ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं। जी सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर जी, आप तो ऑलराउंडर हो और आप जो बताते हो बहुत सी बातें समझ में आती हैं और बहुत सी बातें थोड़ा उलझन पैदा करती हैं। हाँ बोलिए सर। आपने कहा सोल मैनेजमेंट और मेडिटेशन। हाँ सर, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, उसमें हमारी फैट्स बर्न हो जाती है, हाँ, हमारी शुगर लेवल कम होती है। ये मेडिटेशन और सोल मैनेजमेंट हमारे डायबिटीज पे कैसे कंट्रोल करती है, उसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं सर। मैंने अभी वही बोला आपको कि जब तक हम अपने जो हमने ये जान लिया है कि एक्सरसाइज करेंगे तो शुगर कम होगी, ठीक है ना, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त विचार कौन से उत्पन्न हो रहे? तनाव वाले। अगर आप एक लोग जिम में जाते हैं, फोन पे वहां पे बात करते हैं, अरे भैया उसका क्या हुआ, वो माइल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गाड़ी में पंचर हो गई तो उसका क्या करना है, तो आपके विचार कौन से हैं? तनाव से भरे हैं। तो आपने एक्सरसाइज कर ली, एक तरफ तो आप एक्सरसाइज से शुगर को नॉर्मल करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ आप तनाव से भरे विचारों से शुगर को बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए मेडिटेशन ये बहुत ही गहरी बात है कि हम ये बात को, स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक। स्ट्रेस जो है वो, उससे डायबिटीज हो रही है, हम इस बात को समझ लें। और स्ट्रेस का एंटीडोट क्या है? स्ट्रेस का एंटीडोट एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा बहुत कम कर सकता है। स्ट्रेस का एंटीडोट है विचारों में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन। और वो कहां से आएगा? वो मेडिटेशन से आएगा। हाँ मनोहर सर। मनोहर सर। हेलो। हाँ सर, आप क्या कैमरा चालू कर दें? हाँ जी सर, बोलिए सर। सर जी सर, सबसे पहले तो सर मेरा आपको नमस्ते और बहुत अच्छी जानकारी सर आप हर बार देते हैं आप तक। थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मनोहर सर कहाँ से बोल रहे हैं? महू से बोल रहा हूँ सर, इंदौर के पास से। महू से? अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी बोलिए ना सर। ये थोड़ा सा इस बारे में एक जानकारी चाहिए थी सर। बोलिए। जैसे डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। टाइप 2, हाँ टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो सर अपन जैसे इसमें कहते हैं कि भाई अपन बार बार खा सकते हैं, तो बार बार खाने से तो सर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा ना सर? हाँ, तो एक्चुअली इसलिए जो है आपका डाइट
प्लानिंग जो है, आप 3 मील लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 मील लीजिए, 3 मील को भी डिवाइड करके कि कितना लेना है वो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि चलिए हम 5 बार खाते हैं, ठीक है 5 बार भी खाएंगे, लेकिन आपका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। लेकिन अगर 5 बार खाने के बजाय आप 3 बार खाते हैं और ग्लाइसेमिक लोड आपका कम है तो पेंक्रियास को रेस्ट मिलता है, और वो है ना, तो वो सही बोल रहे हैं आप। वो एक लेकिन क्या कुछ लोगों की आदत 5 बार खाने की है, अब उनको बदलना जीवन में इतना परिवर्तन 40 साल के बाद में 50 साल के बाद में डिफिकल्ट होता है। तो फिर वहां पर क्या है, उनको ये बताया जाता है कि आप 5 बार खाएं, लेकिन टोटल जो ग्लाइसेमिक लोड है दिन भर का उसको मैनेज करें, उसको एक कैलकुलेट कर लें, उससे ज्यादा नहीं ले जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो ग्लूकोज ऑलरेडी ब्लड में है और थोड़ा सा ग्लूकोज आपका इंसुलिन जो आपको बनाना है, पेंक्रियाज आपका थोड़ा इंसुलिन और बना देगी, इतनी क्षमता है अभी आपके पेंक्रियाज में कि आपका वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकती है। और नहीं हो रहा है तो थोड़ी टैबलेट ले लें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो कुल मिला के होलिस्टिकली कंट्रोल करें। खाली दवाई से कंट्रोल करने की बजाय 4-5 चीजें चारों तरफ से प्रहार हो इस डायबिटीज के, इस राक्षस के ऊपर, तब जाके कंट्रोल होता है अच्छे से। जी सही है सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और किसी का प्रश्न? मुझे लगता है कि हो गया है, समय हो चुका है। और अब हम धर्मेंद्र जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, अब तो हम तो आपका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आज के इस भौतिक संसार में भी ऐसे लोग हैं जो इस हद तक, ये जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ा एक मानवीय सत्कार्य है, और इस कार्य के लिए आपको सद्भावना, आपको प्रेरणा और आपका मोटिवेशन, और ईश्वर आपको इस सरलता के साथ इसमें आप बने रहें, तो यही हमारी शुभकामनाएं। और जन कल्याण के लिए आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रहे हैं, ये निरंतर, ये ईश्वर की प्रेरणा है निश्चित तौर पे। और मैं दोबारा वही कह रहा हूँ कि आज के इस भौतिक युग में इस तरह की जो हमें लर्निंग मिल रही है, जो नोबल विजडम हम सीखने को मिल रही है, इसके लिए हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं और हम आपका हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू धर्मेंद्र जी, आप हमारे प्रेरणा के स्रोत आप ही हैं, आपने ये शुरू करवाया। हम तो हर बार यही कहते हैं कि आपने हमको आगे हाथ पकड़ा है हमारा, आगे ले जाके कि शुरू करिए। आपने बहुत पहले से कह रहे थे मुझे, और शायद वो सब कल्पनाएं जो है साकार हुई है। तो निश्चित रूप से मैं तो आपको ही धन्यवाद दूंगा इसके लिए। और मैं मानता हूं कि आप जैसे लोग जो है ना, बहुत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मुझे तो प्रेरित किया ही है आपने, उसके अलावा आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत पवित्र हो। आप में जो पवित्रता है कूट कूट से भरी पड़ी हुई है। आप में मेरे को लगता है जो वजन आपका जो है ना, पवित्रता से भरा हुआ है। वजन आपका ज्यादा इसलिए आपकी हर कोशिका में पवित्रता जो है और आनंद, परम आनंद वो बह रहा है, और वो ऐसे ही बहता रहे। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं मंगल कामनाएं करता हूं आपके जीवन के लिए। और मैं सभी के लिए, हमारे जितने भी यहाँ पर जितने लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग घर से बाद में सुनने वाले हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें, यही मंगल कामनाएं। किसी का क्वेश्चन है क्या? किनका क्वेश्चन है? किनका है? मनोहर सर का? जस सर, मनोहर सर बोलिए सर, आपका है क्वेश्चन सर? अनिल कुमार जी, आपका है क्या? हाँ सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना सर, कौन बोल रहे हैं सर आप? अनिल कुमार बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए ना सर, प्लीज बोलिए सर। हाँ सर, जैसे मैंने कुछ खा लिया 6-7 बजे, हाँ, और उसके बाद में मैं डिनर स्किप करना चाहता हूँ, तो दवाई का कैसे करूँ?
नहीं, फिर आप कौन सी दवाई ले रहे हैं सर? आप थोड़ा सा है ना मुझे पर्सनली मुझे फोन पे बात कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि क्या है अभी जो आपकी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं? दवाई उससे जैसे डिनर के पहले इस्टामेट लेता हूँ, इस्टामेट 100/1000। हाँ, तो आप मुझे पूरा व्हाट्सएप पे भेजिए सर क्या क्या ले रहे हैं आप, है ना, और क्या ले रहे हैं, तो मुझे फिर आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो अपन उसमें अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो फिर आप उसको प्लान करके करेंगे, ठीक है ना सर? जी जी सर, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, क्लोज करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, आप सभी को सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू।